हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मांग के बारे में। मांग क्या होता है इसके बारे में आज लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले पढ़े थे हम लोग उत्पादक संतुलन के बारे में, तो डिटेल्स वो पूरा बता दिए थे। अगला चैप्टर है मांग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, वो दो चैप्टर है। पहला है मांग और दूसरा है पूर्ति। तो पहले हम लोग मांग के बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मांग जो है ना बहुत लंबा चैप्टर है, एक वीडियो में ये कवर होगा नहीं। तो ये इसका पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से जितना कवर होगा उतना में हम कवर करके भेज, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाने से कोई फायदा होगा नहीं। तो मांग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक वीडियो में नहीं, 3-4 वीडियो लगेगा, 3-4 वीडियो में पूरा मांग। जैसे कि मांग में क्या होता है, मांग के बारे में पढ़िएगा, इसमें बहुत सारा टॉपिक होता है। वस्तु के प्रकार के बारे में पढ़िएगा, मांग के लोच का नाम सुनते हो, इसे देख करके बच्चा नाम डरता है कि मांग का लोच होता क्या है। इसमें मांग का लोच का फॉर्मूला पढ़िएगा, डी बटा क्यू के बारे में। तो ये सब जब फॉर्मूला है ना तो ये सब लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, लंबा चैप्टर है। विस्तार में मांग संकुचन, विस्तार में संकुचन, सब क्या होता है ये सब इसमें पढ़िएगा। तो ये लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, 3-4 पार्ट आएगा, 3-4 पार्ट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मांग के बारे में होता क्या है, देखिए। सबसे पहले होता है डिमांड। मांग क्या है इसके बारे में पढ़िए। देखिए, एक्चुअली मांग शब्द का नाम सुनते हम लोग दिमाग में आता है किसी वस्तु की कीमत के बारे में। तो कीमत क्या होता है, नॉर्मली आप जानिए कीमत का सीधा सा मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो है ना रुपया में जो वैल्यू होता है, रुपया में जो उसका मूल्य होता है, जो उसका उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। ठीक है, और कीमत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कीमत। अब देखिए, कीमत कहने का मतलब, पहले कीमत, आज हम लोग कीमत कह रहे हैं, पहले इसको कीमत नहीं कहा जाता था। प्राचीन काल में पढ़े हुए इसको पहले की दाम भी कहा था है, कीमत कहिए, दाम कहिए, तो ये सब प्राचीन काल से चलते आ रहा है। लेकिन बेसिकली जो प्राइस कहते हैं, कीमत कहते हैं किसी वस्तु का, उसका रुपया के रूप में जो निरूपण करते हैं वही इसका कीमत कहलाता है। अब कीमत जो होता है यही डिपेंड करता है कि किसी वस्तु का मांग कितना होगा। ठीक है, पहले मांग होता क्या है इसको पहले समझिए। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, वस्तु और सेवाएं होती है। पहले आप देखिए, यहीं पे क्लियर करिए, वस्तु और सेवा दो अलग अलग चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं होता है। देखिए, वस्तु का मतलब होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं। जैसे माइक है, तो माइक क्या है, वस्तु है। बोर्ड क्या है, वस्तु है। कैमरा क्या है, मोबाइल क्या है। तो जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, वस्तु में काउंट किया जाता है। ठीक है, और सेवा का मतलब होता है कि जिसको आप क्या सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सेवा कहते हैं। जैसे कि पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, टीचिंग क्या है, सेवा है। लाइसेंस क्या कहते हैं, एलआईसी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है, सेवा है। तो परिवहन क्या हो गया, सेवा हो गया। संचार क्या हो, सेवा हो गया। तो सेवा और वस्तु दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे वस्तु को देखते हैं। हर वस्तु को देख करके आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं प्रकट होती होगी। आपको लगता होगा कि ये खरीद ले, वो खरीद ले, लेकिन आप हर चीज़ को नहीं खरीद पाते हैं। उसमें से कुछ ही वस्तु होता है जिसको आप खरीद पाते हैं। तो जिसको आप खरीद पाते हैं उसी को हम लोग मांग कहते हैं। तो उस खरीदने के पीछे जो चीज़ होती है ना, वो तीन चीज़ जिम्मेदार होती है। पहले तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु के प्रति अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कि हमको ये चीज़ लेना है। दूसरी बात होती है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है। आप मानते हैं कि आपको कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, खरीदने का मन कर रहा है, तो इच्छा तो प्रकट कर दिए, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होनी चाहिए। और दूसरा और तीसरा बात है कि धन की आवश्यकता होने के बावजूद उस धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, मतलब हिम्मत होनी चाहिए। तो किसी भी वस्तु का मांग बनने के लिए जरूरी होता है तीन चीज। पहला क्या होता है कि इच्छा होना चाहिए। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन होना चाहिए। और तीसरा होता है उस इच्छा जो है ना, धन खर्च करने की तत्परता होना चाहिए। क्योंकि आप देखते होइएगा कि बहुत सारे आदमी के पास क्या होता है, पैसा होता है, पैसा मार्केट में लेके जाएगा लेकिन सामान खरीदेगा नहीं, उस पैसा को वापस लेकर के रूम पर आ जाता है, घर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो होता है ना, पैसा को खर्च करने की क्षमता नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, मांग का निर्माण नहीं हो पाता है। तो मांग का निर्माण कब होगा, जब तीन तरह की चीजें आवश्यक होगी। पहली इच्छा होगा, और दूसरा क्या होगा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा धन खर्च करने की तत्परता। तो मांग को पूरा करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। पहले इच्छा होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, इच्छा। पहले इच्छा होना चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, धन की, खर्च जब करते हैं धन की योग्यता, धन होना चाहिए। धन, धन के रूप में मतलब क्या हो सकता है, रुपया हो सकता है। तो धन होना चाहिए। और तीसरा बात क्या होता है कि उस धन को खर्च करने की तत्परता होना चाहिए।
धन को खर्च करने की तत्परता, तत्परता का मतलब का हिम्मत, मतलब पैसा है तो पैसा खर्च कीजिएगा तभी तो मांग बन पाएगा। तो धन को खर्च करने की तत्परता होना चाहिए, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज होता है तभी जाकर क्या होता है, मांग बनता है। पहले क्या होता है, इच्छा। कोई भी सामान देखिएगा तो कोई भी सामान देखकर क्या होता है, हमको लगता है कि कोई भी सामान देखिएगा तो उस सामान को लेकर पहले क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है, उस सामान का कीमत क्या होता है, उसको मतलब धन चाहिए। दूसरा आवश्यकता क्या होती है, धन मतलब रुपया। और तीसरा होता है कि उस रुपया को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में ये तीनों चीज होता है तभी जाकर क्या होता है, कोई भी वस्तु को खरीद पाता है। मतलब कोई सामान खरीदने से पहले ये दिमाग में ये तीन चीज होता है, चल रहा होता है। पहले तो इच्छा होता है, दूसरा इच्छा को मतलब उसको पूरा करने के लिए धन, और धन को खर्च करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होता है, किसी वस्तु की मांग बन पाती है। ठीक है, तो आई होप समझोगे कि मांग क्या होता है। ठीक है, तो मांग के पीछे कहानी समझे कि मांग किस तरह बनता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मांग क्या है, मांग फाइनली क्या है, एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही तो है। क्योंकि देखिए, आप दिन भर में मार्केट में जितना सारा सामान देखते हैं, बाजार में लाखों सामान देखते हैं, क्या सभी सामान आपका मांग बन पाता है क्या, नहीं। लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे सामान के प्रति आपका इच्छा जाता होगा ना, तो हर इच्छा आपका मांग नहीं बन पाता है। वही इच्छा आपका मांग बन पाता है जिस इच्छा के अकॉर्डिंग, जिस इच्छा के योग में आपके पास पैसा होता है। मानते हैं इच्छा खूब बड़ा पाल लिया कि हमको BMW खरीदना है, फॉर्च्यूनर खरीदना है, लेकिन उतना पैसा है ये नहीं है, तो क्या वो BMW फॉर्च्यूनर आपका मांग कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, वो इच्छा ही बन के रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर इच्छा आपका मांग नहीं बन सकता है, कुछ ही इच्छा है जो आपका मांग बनता है। तो जो इच्छा आपका मांग बनता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा, मतलब प्रभाव में आ गया, जो इच्छा पूरा हो गया वो प्रभाव में आ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावपूर्ण इच्छा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रभावपूर्ण इच्छा होता है वही क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। जो प्रभावपूर्ण इच्छा होता है क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। क्योंकि हर इच्छा को हम तो पूरा कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आदमी की बहुत सारी इच्छाएं होती है, इच्छा तो अनंत होती है, आज एक पूरा कीजिए कल दूसरा जन्म ले लेगा, तो हर इच्छा को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर इच्छाएं मांग नहीं बन पाती है। कुछ ही इच्छाएं होती है जो मांग बन पाती है, और जो इच्छा मांग बन पाती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा। ठीक है, और यही प्रभावपूर्ण इच्छा क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए फिर अब कि मांग का डिफिनेशन क्या होगा, मांग किसे कहते हैं। देखिए, मांग का डिफिनेशन होता है कि एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत में खरीदी गई जो वस्तु होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग का डिफिनेशन क्या है कि एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय में जो खरीदी गई वस्तु होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। आप कहिएगा इसमें कीमत तो समझ में आ रहा है, फिर निश्चित समय क्या मतलब क्या है। देखिए, हर वस्तु का एक अपना कीमत होता है, ये सब कोई जानता है, लेकिन मार्केट में जिस वस्तु का जो कीमत होता है उस वस्तु पर वो बिकता नहीं है, उस कीमत पर बिकता नहीं है। जैसे देखिए, अगर मानते हैं कोई चीज़ जो है ना आज 10 रुपये है, मार्केट में 10 रुपये है, तो जब उपभोक्ता इसको खरीदने जाएगा तो इसका रेट कम कराएगा, मतलब बार्गेनिंग करेगा, मोल भाव करेगा, मोल भाव करके कहेगा ना इसे 8 रुपये में दे दीजिए, 9 रुपये में दे दीजिए। ठीक है, तो इसका रेट क्या करेगा, कम कराएगा। तो इसको इसके रेट को कम करने में समय की आवश्यकता हो रही है, समय जा रहा है ना, जब बार्गेनिंग कीजिएगा उससे मोल भाव कीजिएगा तो समय जा रहा है। तो आप बार्गेनिंग करके उसकी कीमत को एक फिक्स करते हैं कि भले तो दुकानदार 10 रुपये में बताया है, लेकिन आप 10 रुपये में ना दे करके उसको 8 रुपये 9 रुपये में लेते हैं, तो उसका कीमत एक निश्चित करवाते हैं, और उस कीमत को निश्चित करवाने में क्या होता है, समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एक निश्चित समय, मतलब समय भी क्या है, डिमांड करने के लिए, मांग के लिए समय जरूरी है। एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर जिस वस्तु की आप खरीदारी करते हैं वही क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। ठीक है, देखिए इससे पहले जो पढ़े हुए थे वो मांग के पीछे की 3 कहानी थी। ठीक है, कि मांग को पूरा करने की 3 चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इच्छा, धन और धन खर्च करने की तत्परता, ये मांग का डिफिनेशन है। ठीक है, तो आप ये सब बात समझे कि प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग कहलाता है, मांग का किसे कहते हैं, ये सब चीज क्या होता है। आई होप की चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मांग की मात्रा। देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है मांग तो पढ़ लिए, दूसरा होता है मांग की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए मांग की मात्रा का मतलब क्या होता है। देखिए, मांग का मतलब हो गया कि जो आप क्या करें, खरीदारी किए हैं। ठीक है, आप मान आलू की खरीदारी किए तो आलू का मांग हो गया, चावल की खरीदारी किए, चावल की मांग हो गया, कपड़ा खरीदे, कपड़ा का मांग हो गया। लेकिन आप कितना चावल खरीदे हैं, कितना कपड़ा खरीदे हैं, इसका वैल्यू अगर लेंगे तो क्या कहलाएगा, मांग की मात्रा कहलाएगा।
तो मांग की मात्रा का सीधा सा मतलब क्या होता है कि उस सामान को कितना खरीदे हैं। आप मार्केट में जाते हैं तो आलू खरीद के लाए, तो क्या आपने आलू का मांग किया, कितना मांग किया, 4 केजी, 2 केजी, 3 केजी। तो ये जो मात्रा हुआ, इसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, मांग की मात्रा कहते हैं। तो मांग की मात्रा का मतलब किसी वस्तु की खरीदारी अब कितना करते हैं, उसको कितना खरीदते हैं, 2 केजी खरीदते हैं, 4 केजी खरीदते हैं, 2 गो कपड़ा खरीदते हैं, 3 गो कपड़ा खरीदते हैं। तो ये सब जो मात्रा का जो वैल्यू डिपेंड करता है, ये सब क्या कहलाता है, मांग की मात्रा कहलाता है। ठीक है, अब मांग क्या हो गया, एक होलिस्टिक मतलब एक संपूर्ण जो कंसेप्ट अवधारणा हुआ मांग हुआ, और कितना 2 केजी 4 केजी खरीदते हैं, ये सब क्या है, मांग की मात्रा हुआ। ठीक है, तो लगभग दोनों चीज का यूज एक ही अर्थ में लोग करता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज, मांग और मांग की मात्रा दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आलू, आलू का मांग, तो आलू क्या हुआ, आलू का मांग हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि आलू कई केजी खरीदे हैं, ये आलू की मात्रा हो गया। ठीक है, मांग की मात्रा हो गया। जैसे आप आलू के मांग किए, आलू की मांग, अब आलू के मांग किए, अब 3 केजी आलू का मांग किए, तो ये 3 केजी का क्या कहलाएगा, मांग की मात्रा कहलाएगा, मांग की मात्रा कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मांग अनुसूची। क्या होता है, देखिए अनुसूची का मतलब कुछ होता है लिस्ट। आप जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने से पहले आप लिस्ट बनाते हैं ना, कि हमको कितना कितना सामान खरीदना है, और सूची बनाते हैं। अनुसूची का ये, सूची का ये, लिस्ट का ये, सबका मतलब एक ही होता है। तालिका का ये, सबका मतलब एक ही होता है। मांग अनुसूची, मांग तालिका, मांग, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो मांग अनुसूची का मतलब क्या होता है, मांग अनुसूची का मतलब होता है कि आप मार्केट जाने से पहले जो आप लिस्ट बनाते हैं ना, उसी लिस्ट को मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, कहिएगा वो लिस्ट क्या, उस लिस्ट का मतलब क्या है। देखिए उस लिस्ट को आप जब लिखते हैं तो गौर कीजिएगा, उसमें 2 चीज़ आप जरूर लिखते होइएगा। पहला कि कितना सामान खरीदना है और कीमत कितना है। ठीक है, इसका मतलब है वो लिस्ट कथी बताता है, वो लिस्ट यही बताता है कि किसी वस्तु के कीमत और किसी वस्तु की मांग की मात्रा, मतलब कितना सामान खरीदना है, मतलब कौन कितना सामान खरीदना है और कीमत कितना है, इसी को कौन बताता है, मांग अनुसूची बताता है। तो मांग अनुसूची का मतलब क्या है, लिस्ट। जो आप मार्केट जाने से पहले लिस्ट बनाते हैं खरीदारी करने के लिए, उसी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, तो मांग अनुसूची क्या करता है, तो मांग और कीमत के बीच के जो संबंध बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग अनुसूची कहते हैं। ठीक है, ये मांग अनुसूची 2 प्रकार के होता है। पहला होता है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा होता है बाजार मांग अनुसूची। देखिए जब भी व्यक्तिगत कहेंगे इसका मतलब समझिएगा एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सनली। ठीक है, और बाजार कहेंगे तो बाजार में एक व्यक्ति नहीं होता है, बाजार में मांग एक से अधिक व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो जब भी बाजार कहेंगे उसका मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब व्यक्तिगत कहेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची का मतलब होता है कि वैसी मांग अनुसूची जिसमें एक व्यक्ति की कीमत और एक व्यक्ति की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। मतलब इसमें एक व्यक्ति की मात्रा, मतलब मांग की मात्रा एवं कीमत का जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या व्यक्तिगत कहेंगे। और बाजार मांग अनुसूची का मतलब कुछ होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति की मांग और एक से अधिक व्यक्ति की कीमत का अध्ययन करते हैं, अगर उसको शामिल करते हैं तो क्या कहलाएगा, बाजार मांग अनुसूची कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मानते हैं हम आलू खरीदें, तो आप पूरे मार्केट में आप पर्सनली अगर कहिएगा हम आलू खरीदे, तो आलू कितना, मतलब 10 रुपये केजी खरीदे, 3 केजी खरीदे, तो इस तरह लिस्ट बनाइएगा। जैसे कि आप लिस्ट, मांग अनुसूची क्या, एक लिस्ट ही तो है। जैसे कि आप कोई इसमें क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं तो एक तरफ क्या लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं, मांग की मात्रा, कौन सामान कितना कितना खरीदे हैं, तो मांग की मात्रा। दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, कीमत को लिखते हैं, उस वस्तु की कीमत होते हैं। जैसे कि मानते हैं आप 20 रुपये केजी आलू खरीदे हैं। ठीक है, आप 3 केजी खरीदे। फिर मानते हैं आप चावल खरीदे, 40 रुपये चावल खरीदे हैं, 5 केजी खरीदे, तो यही तो मांग अनुसूची है। ये क्या है, ये मांग अनुसूची है। ये आप कितना कितना सामान खरीदे, ये मात्रा हो गया, और ये क्या हो गया, ये कीमत बता रहा है। तो मात्रा और कीमत के बीच संबंध है कि यही क्या है, मांग अनुसूची है। तो यही तालिका है, समझे। अब इसमें क्या है कि ये व्यक्तिगत है क्योंकि ये पर्सनली एक आदमी का है, लेकिन बाजार में एक आदमी थोड़ी होता है, उस चावल को खरीदने वाला या उस आलू को खरीदने वाला एक से अधिक आदमी होता है। तो बाजार में क्या होता है, एक से अधिक आदमी होता है। मानते हैं आलू है, तो इस आलू को मानते 3 आदमी है, ए आदमी, बी आदमी और सी आदमी। ये मानते हैं 1 केजी खरीदा है, बी मानते हैं 2 केजी खरीदा है, सी मानते हैं 3 केजी खरीदा है। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 6 केजी हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं खाली ए की बात करेंगे तो ये व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत
मांग अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। खाली बी की बात करेंगे तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगा, खाली सी की बात करेंगे तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची होगा। लेकिन ये तीनों के मात्रा को शामिल कर देंगे, एक से अधिक को मात्रा को शामिल कर देंगे तो 6 केजी हो जाएगा। आज 6 केजी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाजार मांग अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। तो बाजार मांग अनुसूची में एक से अधिक व्यक्ति की मात्रा शामिल होता है, ठीक है। अब व्यक्तिगत वाला में किसी एक व्यक्ति के शामिल होता है, ठीक है। आगे देखिए मांग वक्र। देखिए जो अनुसूची था तो अनुसूची का मतलब क्या, तालिका हो गया, और वक्र का मतलब ग्राफ। मतलब जो देखिए मांग अनुसूची और मांग वक्र दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस डेटा डेटा वगैरह कुछ अंतर नहीं होता है, बस अंतर सिर्फ प्रकृति का होता है कि उसमें जो चीज़ था उसको आप तालिका के रूप में लिस्ट बनाकर दिखा रहे थे। लेकिन इस मांग वक्र में क्या है कि लिस्ट नहीं, ग्राफ बना के दर्शाइए, इसी को कहते हैं मांग वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र का मतलब क्या होता है कि मांग अनुसूची का रेखाचित्रीय निरूपण, रेखाचित्रीय निरूपण का मतलब ग्राफ के रूप में प्रदर्शित जब करते हैं ना, ग्राफ के रूप में निरूपण, जब इसको ग्राफ के रूप में निरूपित कर दीजिएगा, रेखाचित्र को रूप में निरूपित कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा, ठीक है। जो एक वक्र बनेगा वही मांग वक्र कहलाएगा। ये भी दो प्रकार के होगा, जब मांग अनुसूची दो प्रकार के, तो मांग वक्र भी दो प्रकार के होगा। पहला होता है व्यक्तिगत मांग वक्र होता है, और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, व्यक्तिगत का डिफिनेशन सेम ही रहेगा, जो व्यक्तिगत वाला वहां था सेम यहाँ भी रहेगा। तो व्यक्तिगत मांग वक्र का मतलब क्या हो कि एक व्यक्ति के मात्रा और कीमत के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। और एक से अधिक व्यक्ति की कीमत और मांग के संबंध को हम लोग बाजार मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ की प्रकृति सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ की प्रकृति कभी बदलती नहीं है। मांग का ग्राफ अगर इस तरह बनता है तो इस तरह बनेगा, चाहे मात्रा कितना भी हो, ठीक है, क्योंकि मात्रा बदलता है, ग्राफ की प्रकृति नहीं बदलती है। ये जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे। इस ग्राफ बनेगा इसी को क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे, ठीक है। चाहे बाजार मांग वक्र हो, चाहे व्यक्तिगत मांग वक्र हो, दोनों का ग्राफ इसी तरह ही बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है मांग फलन या मांग को निर्धारित करने वाले कारक या मांग को प्रभावित करने वाले कारक है क्या है। देखिए मांग फलन, इकोनॉमिक्स में आगे फलन का शब्द बहुत बार यूज करेंगे हम। देखिए फलन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच संबंध बताने वाला जो होता है उसी को फलन कहते हैं। जिससे कोई चीज़ प्रभावित होता है उसी को हम फलन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको फंक्शन कहते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो फलन कैसे, देखिए फलन का सीधा सा मतलब हो गया कि एक चीज़ से जो चीज़ प्रभावित होता है उसको जो चीज़ जुड़ा, अब जो देखिए प्रभावित कौन होता है, जिससे जो चीज़ जुड़ा होता है। जैसे देखिए आप क्या हैं, आप अपने परिवार का फलन है, आप अपने माता पिता का फलन है, अपना भाई का फलन है। फलन कहने का मतलब क्योंकि जो प्रभाव आप पर पड़ेगा उससे आपके परिवार पर प्रभाव पड़ेगा, उससे आपके भाई पे प्रभाव पड़ेगा, उससे आपके माता पिता पर प्रभाव पड़ेगा। तो फलन का मतलब क्या है कि जो चीज़ क्या है, जो एक को प्रभावित करता है उससे संबंधित सभी कारकों को प्रभावित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फलन, ठीक है। तो फलन का मतलब जो दो कारकों के बीच में संबंध को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ है मांग फलन, इसका मतलब है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। मतलब कथी कमी बेसी होने से मांग कम बेसी हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। इसलिए मांग फलन का अर्थ क्या होता है, मांग को निर्धारित करने वाले कारक, चाहे मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे आपको, वैसे आपका फलन क्या हो सकता है, आपको क्या कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो आपके पिताजी प्रभावित कर सकते हैं, आपका दोस्त प्रभावित कर सकता है, आपका सिस्टर प्रभावित कर सकते हैं, भाई प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका फलन हो गया। उसी प्रकार से मांगों को तो कोई चीज़ प्रभावित करता होगा ना, कि मांगों को तो कोनो कम बेस कर देता होगा, कभी कोनो मांग बढ़ा देता होगा, कभी मांग घटा देता होगा, कभी मांग शून्य हो जाता होगा। तो मांग को भी प्रभावित करने वाले जो कारक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं, ठीक है। तो मांग फलन समझ में आया होगा। आप देखिए मांग फलन भी दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, व्यक्तिगत मांग फलन, और दूसरा होता है बाजार मांग फलन, ठीक है। अब बारी बारी सबको समझते हैं कि सारा जो कारक है ये किस प्रकार से मांग को प्रभावित करता है। मतलब इस समय जब परिवर्तन होगा, ये सब जब घटेगा बढ़ेगा तब उससे क्या होगा, मांग भी घटेगा बढ़ेगा, समझे। तो ये सब क्या कहलाएगा, मांग फलन कहलाएगा। जैसे पहला क्या हो सकता है, कीमत। आप देखिए सबसे बड़ा का तो फलन क्या है, कीमत ही है। मांग को निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है, कीमत। किसी वस्तु की बिक्री कितना होगा, वो कितना सामान बिकाएगा कितना नहीं बिकाएगा, ये तय करता है उस वस्तु का कीमत, समझे। तो सबसे जो जरूरी फलन कोई है मांग का तो क्या है, कीमत है, समझे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु का अगर कीमत कम हो जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कौन चीज़ का कीमत कम हो जाएगा तो लोग खूब ज़्यादा खरीदता है। मतलब सामान अगर सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेगा,
और सामान अगर महंगा हो जाएगा मतलब कीमत अगर बढ़ जाएगा तो लोग क्या करता है, उसको कम खरीदता है। तो क्या ये मांग को प्रभावित नहीं कर रहा है? मांग को प्रभावित कर ही रहा है। मतलब कीमत के कम या बेस होने से, मतलब कम या ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, मांग भी कम ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये मांग को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो, कीमत हो गया। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। देखिए संबंधित वस्तु क्या होता है और दूसरा पूरक वस्तु। अब जो देखिए संबंधित वस्तु दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरा होता है संबंधित वस्तु। फिलहाल आप यहाँ पे जो है ना इतना समझ लीजिए कि देखिए एक वस्तु में परिवर्तन होने से, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो उसके वस्तु, जो दूसरे वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंधित वस्तु कहते हैं। बाद में जब वस्तु का प्रकार पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे कि प्रतिस्थापन वस्तु पर किस तरह पड़ता है, पूरक वस्तु पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ पढ़िए कि संबंधित वस्तु का मतलब क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जब दूसरे वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संबंधित वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए अगर मानते हैं चावल का कीमत बढ़ गया, तो चावल की कीमत अगर बढ़ जाएगा तो क्या उससे जूता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ये क्या संबंधित वस्तु है? नहीं है, क्योंकि चावल का कीमत कुछ कितनों घटे बढ़े उससे जूता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मानते हैं चीनी का कीमत बढ़ेगा तो क्या उससे चाय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीनी से तो चाय बना है। अगर चीनी का रेट महंगा हो जाएगा तो चाय का भी रेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसका मतलब चीनी या चाय क्या है, संबंधित वस्तु है। ठीक है, पेन स्याही, अगर स्याही महंगा हो जाएगा तो पेन का रेट भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संबंधित वस्तु है। तो संबंधित वस्तु का मतलब होता है कि अगर एगो की कीमत बढ़ेगा ना तो उससे संबंधित और भी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं संबंधित वस्तु कहते हैं। और इतना समझिए कि संबंधित वस्तु में वही चीज़ शामिल होता है जो चीज़ से मिलकर वो बना होता है। समझे, जैसे समोसा में तेल लगा है तो तेल का रेट बढ़ेगा तो समोसा का रेट बढ़ेगा। समझे, समोसा में आलू लगा है तो आलू का रेट बढ़ेगा तो समोसा का रेट बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, संबंधित वस्तु है। तो संबंधित वस्तु क्या होता है, किसी वस्तु के निर्माण में मदद करता है, उसी चीज से मिलकर के वो बना होता है। समझे, आगे इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसका दो प्रकार होता है, प्रतिस्थापन और पूरक। ठीक है, प्रतिस्थापन और पूरक, तो इस डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे वस्तु के प्रकार में। आगे उपभोक्ता की संख्या। देखिए उपभोक्ता की संख्या भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। जैसे देखिए अगर कम आदमी रहेगा, कोई सामान को खरीदने वाला कम आदमी रहेगा तो मांग भी कम रहेगा। अगर उपभोक्ता ज़्यादा रहेगा तो मांग ज़्यादा रहेगा। तो इसमें समझने में कोई बात नहीं। अगर उपभोक्ता की संख्या अगर ज़्यादा है तो मांग भी, डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उपभोक्ता की संख्या कम है तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद है उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकता। देखिए रुचि और प्राथमिकता का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ का, कोनो आदमी का फेवरेट होता है कि हम लक्स साबुन से ही नहाएंगे, हम लाइफ बॉय से ही नहाएंगे, हम पतंजलि से ही नहाएंगे। तो हर आदमी का चाहे हम डॉब साबुन से ही नहाएंगे। तो हर चीज़ का क्या होता है, एक अपना रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में। चाहे आप पहनने की वस्तु में भी हो सकता है, कोई आदमी ना होता है कि हम स्पार्क का ही जीन्स पहनेंगे, चाहे हम क्या है कि स्पोर्ट का हम जूता पहनेंगे। तो हर चीज़ का एक अपना होता है फेवरेट। तो वही फेवरेट भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। जैसे कि ये होता है कि आप जब भी सामान खरीदने जाइएगा तब आपको अगर ऑप्शन अवेलेबल होगा तो हमेशा क्या करते हैं, आप उसमें से अपना फेवरेट का चुनाव करते हैं। बहुत सारा जूता है, मानते हैं आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स का लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, रुचि और प्राथमिकता है। तो रुचि प्राथमिकता भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ पसंद है उसको क्या करते हैं, उसको आप ज़्यादा खरीदते हैं, जो चीज़ पसंद नहीं है उसको बाद में खरीदते हैं। ठीक है, यही चीज़ है रुचि और प्राथमिकता। तो किसी चीज़ को पसंद करना और नहीं पसंद करना ये भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु का कीमत और पूरक वस्तु की कीमत भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। पूरक वस्तु वाला हम यहीं पे बता देंगे जब प्रतिस्थापन बताएंगे। ठीक है, आगे है उपभोक्ता की आय। देखिए उपभोक्ता की आय भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। देखिए उपभोक्ता की आय जैसे जैसे अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उसका मांग भी बढ़ता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ रहा है। जैसे से किसी उपभोक्ता अगर आय कम होता है, पैसा कम होता है, तो उसके द्वारा मांग की जाने वस्तु की मात्रा भी क्या होती है, घटने लगती है। मतलब पैसा बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, पैसा घटेगा तो मांग भी कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या उपभोक्ता की आय क्या करता है, मांग को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये उसके मांग फलन में काउंट होगा। बाजार मांग फलन में दो चीज का ध्यान रखिएगा, एक होता है आय का वितरण और दूसरा होता है जनसंख्या की संरचना। ठीक है, देखिए जनसंख्या की संरचना का मतलब क्या है, जनसंख्या संरचना का मतलब होता है कि उस इलाके में रहने वाले लोग किस प्रकार के हैं। जैसे कि किस इलाका में ज़्यादा अगर महिला रह रहा है तो महिला से संबंधित सामान उस इलाका में
ज़्यादा बिकेगा। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या है? महिला, पुरुष, बूढ़ा, बच्चा, यही ना जनसंख्या संरचना है। तो जनसंख्या संरचना किस प्रकार की है ये भी डिपेंड करता है कि मांग किस प्रकार के होगा और मांग कितना होगा। अब मानते हैं कोई कॉलोनी है, अब उस कॉलोनी में खाली महिला रहती है, तो अगर ज़्यादा महिला रह रही तो उस पूरे कॉलोनी में क्या होगा? महिला से संबंधित चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा। अगर मानते हैं कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में मानते हैं अगर पुरुष ज़्यादा रह रहा है तो उस कॉलोनी में क्या होगा? पुरुष से संबंधित चीज़ों का मांग ज़्यादा होगा। कोई कॉलोनी है, कोई जगह है जहाँ मानते बच्चा की संख्या ज़्यादा है तो बच्चा से संबंधित चीज़ों की मांग ज़्यादा होगा। तो क्या है? जनसंख्या की संरचना भी क्या कर रहा है? मांग को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मतलब जनसंख्या किस प्रकार के ये भी डिपेंड करता है मांग कितना होगा। आगे है आय का वितरण। देखिए आय का वितरण का मतलब होता है अमीरी और गरीबी। ठीक है, अगर जिस समाज में अमीरी और गरीबी के बीच खाई ज़्यादा होगा वहाँ मांग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और आय का वितरण अगर समान रूप से होगा, मतलब जहाँ पे आय का वितरण अगर समान रूप से है, पहले अगर असमान है तो क्या इसमें मांग कम होता है। असमान का मतलब क्या है कि किसी एक आदमी के पास पैसा, समाज में कोई समाज है, उस समाज में किसी एक आदमी के पास पैसा ज़्यादा है, बाकियों के पास पैसा क्या है? बहुत कम है। तो क्या हुआ? आय का असमान वितरण हुआ। तो आय के असमान वितरण होने से क्या होता है? मांग कम होता है। लेकिन आय के समान वितरण होने से क्या होता है? समान रूप से अगर उसका वितरण होता है आय का तो उससे क्या होता है? डिमांड बढ़ता है, उससे क्या होता है? मांग बढ़ता है। समझे? उसके बाद आगे है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। देखिए अभी मांग चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी बहुत सारा चीज़ है। अभी तो मांग के नियम बाकी ही है, मांग के लोच बाकी है, वस्तु के प्रकार बाकी है। ठीक है, उसके बाद मांग में परिवर्तन बाकी है, जैसे मांग में संकुचन, मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में कमी के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी ये मांग चैप्टर खत्म नहीं है, बस इसका एक पार्ट है। आई होप कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। जो पहले बोले उस तरह से करते रहना है कि क्या नोट्स बनाना है, सारी चीज़ को नोट डाउन करना है कॉपी में। ठीक है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, आप फाउंडेशन पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस तरह से यूट्यूब पढ़ाया जा रहा है उसको क्या कीजिए? रेगुलर फॉलो कीजिए और नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस में क्या कीजिए? क्वेश्चन बैंक रखिए ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप प्रीवियस ईयर बना सकें। तो एक प्रीवियस ईयर का बुक अपना पास रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। मतलब यूट्यूब पर वीडियो देखिए और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन बैंक रख सकते हैं और क्वेश्चन बैंक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। समझे? जैसे हम डिमांड चैप्टर पढ़ा देंगे तो अब क्या कीजिएगा? डिमांड चैप्टर निकाल करके उसमें से क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे उत्पादक संतुलन पढ़ा दिए तो उत्पादक संतुलन निकाल करके चैप्टर क्वेश्चन बनाइएगा। इस तरह से साथ में करते रहिए, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ें, फाउंडेशन पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम अगला वीडियो के लिए, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसका एक और पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3, और उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है।